बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चों, हम अपना उर्दू का लेसन पढ़ रहे थे मलका कौसार मरी। आज हमने इसका पेज नंबर 17 पढ़ना है। ओपन कर लें अपनी बुक्स। शाबाश, सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। हाइलाइटर और लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ है। इसमें बहुत से मुश्किल अल्फाज हैं जिसके मैंने आपको मतलब भी बताना है और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी हाईलाइट करवाना है और मिला के वर्ड्स भी हाईलाइट करवानी है। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने हाथ में हाईलाइटर भी पकड़ें और साथ में लेड पेंसिल भी, ताकि जो वर्ड्स हमने हाईलाइट करने हैं वो हाईलाइट करें और जिनके मीनिंग्स लिखने हो मीनिंग्स लिखते जाएं। ठीक है, आर यू रेडी क्लास? चले मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं, आप जरा तवज्जो दें बुक की तरफ। गर्मी के मौसम में मरी की खुनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। खुनक हवाएं मीनिंग लिखे, ठंडी हवाएं, खींचती हैं बुलाती हैं, अपनी तरफ खींचना, खींचती हैं बुलाती हैं। गर्मी के मौसम में मरी की खुनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफिजा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ और खूबसूरत सैरगाह है। मारूफ मशहूर लिखें इसके ऊपर, मशहूर। सैरगाह तफरीही मकाम, सैर करने की जगह। ठीक है, गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। सुहाना खूबसूरत, खूबसूरत हो जाता है। अब मैं इस पैराग्राफ में से आपको हाईलाइट करवाती हूं, करें। गर्मी, मरी, खुनक हवाएं, खींचती, मरी का रुख, मरी का रुख, मारूफ और खूबसूरत, सुहाना। तो हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया था कि मरी तो है ही बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत एक वो सैरगाह है। तो वही वो बता रहे हैं। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते की दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनूबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सियाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। सियाहों, सैर करने वाले, चीड़, सनूबर, ये दोनों इकसाम है दरख्तों की। जिस तरह बर्ड होता है और उसके साथ बर्ड के साथ और क्या होता है, कीकर होता है। ये सब दरख्तों की इकसाम है ना। ये खुद से जो उगने वाले दरख्त होते हैं ये वो है। ठीक है, इन्हें लोग तो यानी कि इंसान तो इन्हें कम ही लगाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ज्यादा हो जाते हैं। तो चीड़ और सनूबर, खूबसूरत दरख्त सियाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। सियाह सैर करने वाले। हाँ जी। त्रीट, त्रीट एक जगह का नाम है के मकाम से आगे निकलते ही मरी का दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। आगोश गोद, बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव। बल खाती सड़क, टेढ़ी मेढ़ी, जी लिखें इसके ऊपर, टेढ़ी मेढ़ी सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव। पड़ाव ठहरने की जगह, जहां पर चंद लम्हे के लिए रुकना, पड़ाव करना, रुकना, 1-2 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए जहां पर गाड़ी में से उतर के देख लेते हैं। सियाहों, सैर करने वाले को मबहूत कर देते हैं, मबहूत कर देते हैं, हैरान, हक्का बक्का कर देते हैं। कैसे हैरान कर देते हैं? जब इंसान इतने बड़े बड़े चीड़ के दरख्त देखता है और उस पे बंदर उछलते हुए देखता है, और फिर पहाड़ जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से खुद ही जंगली फूलों और जंगली पौधों से भरे हुए होते हैं, नीचे से ऊपर तक एक मीनार की तरह खूबसूरती गई होती है, तो फिर इंसान ने हैरान तो होना ना, मबहूत होना तो बनता है ना भाई। हाँ जी, आगे है अगला जरा पैराग्राफ, आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई
तीसरी दिहाई, ठीक है, में अंग्रेजों ने मरी में बेस कैंप बनाया। हाँ जी, बेस कैंप यानी कि एक ट्रेनिंग के लिए कैंप बनाया, तो इस शहर को मरकजी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंगे आजादी में जहां बर्रे सगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। साम्राज्य निजामे हुकूमत, अंग्रेजी निजामे हुकूमत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। इन्होंने अपनी जमीन से अंग्रेजों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की और इसमें खासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बर्रे सगीर पाको हिंद में 1857 की जंगे आजादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, तो अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका मैसर आया। मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ यहाँ पर ना। 19वीं सदी में बर्रे सगीर पाको हिंद पाकिस्तान नहीं बना था अभी, ठीक है, तो उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। 1857 की जंगे आजादी, 1857 की बात हो रही है, 1957 की बात नहीं हो रही। 1857 की जंगे आजादी, यानी कि मुसलमान तो कोशिश करते रहे ना कि भी हमें अलग मुल्क चाहिए, अलग मुल्क चाहिए, हमारा अपना वतन होना चाहिए, हमें अपनी रहने की अलग अपनी मस्जिद मजहा हो, हम अपनी इबादत आजादी से कर सकें। तो मुसलमान तो बेचारे इस जद्दोजहद में थे कि भी ऐसा ना हो कि अंग्रेज अगर हमारे ऊपर से जाए तो हिंदू हमारे ऊपर राज करने लग पड़े, क्योंकि हिंदू भी तो मुसलमानों को पसंद ही ना करते थे। तो बच्चों हुआ यूं कि 1857 की जब जंग आजादी में बरे सगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ इलाकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, यानी कि जैसे अब कश्मीर कर रहे हैं ना अपने जज्बात का इजहार, आए दिन वहां पर बंदूक चल रही होती है, लोगों को जख्मी किया जा रहा होता है, तो यही आप जरा कंडीशन उस वक्त की बना लेना, यही सिचुएशन थी। यानी कि मुसलमान जो थे वो अपना अलग वतन चाह रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे, जो लोग मरी में रहते थे उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, उन्होंने अपनी जमीन से अंग्रेजों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की। गुरिल्ला जंग किसको कहते हैं? हाथ से लड़ी जाने वाली जंग को। हाँ जी, जिसमें अब जो लोग रहते हैं ना मरी में, जो पठान रहते हैं, वो एक्चुअली बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस होती है पहाड़ पर कैसे चढ़ना है, और वो पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के प्रैक्टिस कर करके ना उनकी बॉडी सॉलिड हो चुकी होती है। हाँ जी, जितने मुश्किल काम है ना सब वही लोग करते हैं जो मुश्किल जिंदगी गुजार सकते हैं जी। तो जो उधर रहने वाले एक्चुअली ज्यादातर वो पठान लोग हैं, है ना। पठान जो होते हैं वो बहुत पावरफुल और बहुत यानी कि सॉलिड कौम होती है। तो यहाँ उन्होंने हाथों से जो जंग लड़ी, मुंह पे लगा के ना स्याही, यानी कि खुद को थोड़ा सा फेस पे ब्लैक इंक लगा कर, और वो जो जंग थी लड़ी इन्होंने, तो उसे गुरिल्ला जंग का नाम दिया गया। उसमें जहां वो देखते थे, यानी कि ना तो उन बेचारों के पास बंदूकें थी, ना तोप थी, ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो थे नहीं, वेपन्स तो थे नहीं कि वो इस तरह अपनी जंग लड़ते। लिहाजा वो जहां पर देखते थे कि यहाँ 4-5 अंग्रेज बैठे, वहीं उन्हें खत्म कर देते थे, कत्ल कर देते थे, मार देते थे। तो इस तरह उन्होंने हाथों से जो जंग लड़ी ना गुरिल्ला, अचानक हमला कर देते उनकी चौकियों पे। जैसे उन्होंने अपने थोड़े एरिया पे अपने बेस कैंप बनाए होते थे, जैसे कैंप लगा के बैठे होते थे वो, तो उन्हें वो अचानक उन पे हमला करते थे और मार देते थे। इस तरह उन्होंने अपना हिस्सा डाला जंग में। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना, उन्होंने यही सोच के जंग में हिस्सा। लेकिन जब मजमूई तौर पर बर्रसगीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों को नाकामी हुई। हाँ जी, ये एक जंग इन्होंने की आप वहां छोटे से पैमाने पर, लेकिन इसमें मुसलमानों को कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि मुसलमान बेचारे अभी इस कंडीशन में थे कि पहले तो इन्होंने हुकूमत की, जो मुसलमान थे मुगलिया दौर तक तो इन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर कब्जा किया ना, तो इनका सब कुछ, इनकी दौलत, इनकी जमीनें, सब कुछ अंग्रेजों ने छीन ली इनसे ना, मुसलमानों से, और वो हिंदुओं को लॉट कर दी। अब पैसे की भी कमी थी मुसलमानों के पास, और वैसे ताकत की भी कमी थी, तो फिर इस वजह से ना मुसलमान ये जंग हार गए थे।
تو اس میں آگے انہوں نے کہا ہوا ہے ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا فراہم ہوا یعنی کہ انہیں مل گیا قدم جمانے وہاں پر رہنے. اسے مری بہت خوبصورت ہے نا بچوں, تو انگریزوں کا دل بھی للچاتا تھا کہ بھی ہم یہاں پر گھومیں پھریں, یہاں پر ہماری حکمرانی ہو اور یہاں پر ہم اپنی مرضی کا قانون نافذ کریں, جیسے بھی ہم رہنا چاہتے ہیں رہیں. تو اس وجہ سے نا انہوں نے مری میں نا اپنے قدم جمانے, انہیں ملنے کا موقع میسر آ گیا. جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا, جی یہ ہے جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا. توپ دم بیٹوں, فرزند کہتے ہیں بیٹوں, نوعیت ہوتا ہے اقسام. لکھیں ذرا میننگ لکھیں. لکھا ہوا ہے جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں, مجاہد جنگ کرنے والے, مجاہد فوجی آرمی جنگ کرنے والے, نوعیت اقسام, نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے علاقے کے ان بیٹوں, فرزند کہتے ہیں بیٹوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما تھے. توپ دم کرنا ہوتا ہے بیٹا توپ کے منہ پر باندھ کے اور اڑا دینا, توپ چلا دینا, وہ بندہ اڑ کے پتہ نہیں کہاں جائے, اس کے کتنے پیسیز ہو باڈی کے کچھ پتہ نہیں. جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما تھے, لڑنے کے لیے تیار تھے رہے. ٹھیک ہے, جو اس وقت جو لوگ لڑے نا, جب انگریزوں کو وہاں پر اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو, ان بیٹوں کو نا اس طرح کی سزائیں دی کہ انہیں توپ کے منہ پر باندھ کے اور انہیں اڑایا. آج بھی باغ شہیداں میں ان جان نثاروں کی قبریں ان کی ہمت, جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں. آج بھی باغ شہیداں, وہاں باغ شہیداں قبرستان کا نام ہے نا, باغ شہیداں میں, ٹھیک ہے, ان جان نثاروں, جان قربان کرنے والوں کی قبریں ان کی ہمت, جرت اور حوصلے کی گواہیں, کہ وہ کتنے پاورفل تھے, کتنا ان میں ہمت اور جرت تھی کہ انہوں نے مرنا قبول کیا لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا. مسلمان تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور مسلمان کو کوئی نہیں جھکا سکتا. ہاں جی, تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا. تحریک پاکستان, پھر تحریک پاکستان سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا, یعنی کہ جن شہروں میں قائد اعظم گئے, ٹھیک ہے, ان میں مری بھی شامل ہے, ان میں قائد اعظم مری بھی گئے. 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے. اب آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کہ مادر ملت فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہتی تھی, تو وہ دونوں مری سے ہوتے ہوئے, کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے. اور مری کی معروف جی پی او چوک بیٹا بہت مشہور چوک ہے, یہاں سے چوراہا نکلتا ہے, یعنی کہ یہاں پر چاروں سمت میں سڑکیں جا رہی ہیں اور سینٹر میں نا ایک ڈاک خانہ ہے جس کو جی پی او چوک کہا جاتا ہے. ڈاک خانے سے مراد ہے بہت پیاری بلڈنگ ہے, ڈاک خانے کی بلڈنگ ہے وہ, اور اس چوک کا نام جی پی او چوک ہے. ہمیں فرزندان اسلام سے خطاب کیا اور اس کے نا بہت زیادہ سٹیپ بنا کے اس کو بہت بلڈنگ کو اونچائی پہ بنایا گیا ہے. وہاں پر اگر جی پی او پہ چوک پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں نا بلڈنگ کے اوپر, شام کو جیسے دفتر وغیرہ ان کے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ وہاں پکچرز اتارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. آگے جو ہے وہ مال روڈ بھی سارا نظر آ رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر سے پہاڑیاں اور چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو بہت خوبصورت منظر ہے. جی پی او چوک پہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا, تو وہاں پر کھڑے ہو کے قائد اعظم نے مری کے لوگوں سے خطاب کیا. مری ایک, بلکہ یہاں تک ہی آپ رہنے دیں, خطاب کیا. ٹھیک ہے, تو آگے ہماری اس پیج کی ایک لائن ہے, اسے ہم نیکسٹ پیج کے ساتھ ملا کر پھر ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے, اگلے لیکچر کے ساتھ اس کو ہم انکلوڈ کر لیں گے. تو آپ کا آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہی ہے, آپ ڈائری نوٹ کر لیں. ہاں جی, لرن پیج نمبر 17, اور پریکٹس آپ نے خود سے ہی کر لینی ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کی, تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کی اچھی خاصی تیاری ہوئی ہو میرے پاس. ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا بچوں, کام کیجیے گا اور 3-4 بار اس کو ریوائز کیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.